So hey guys, Krishma, welcome back to my channel Creative Learning Juniors. If you are visiting my channel for the first time, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो. सेकंड थिंग इज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उधर भी फैमिली मेम्बर बन सकते हैं. सो बिगिन विद दिस वीडियो. आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस चैप्टर को अगेन आपको एक एनिमेटेड क्लिप दिखेगा. यू हैव टू वॉच द होल एनिमेटेड वीडियो. पूरा का पूरा चैप्टर 100% आपको पढ़ा दिया जाएगा. आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू पूरा चैप्टर आएगा, आपको समझ आ जाएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल गेट द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. जो नोट्स हैं वो भी अगेन टॉपर्स के थ्रू बनाए गए हैं और उस वीडियो को पढ़ने के बाद वो नोट्स आपको हाफ एन आवर के अंदर पूरे लर्न हो जाएंगे. एंड देन द थर्ड स्टेप दैट यू हैव टू डू इज प्रेपरेशन. 100% प्रिपरेशंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं. दैट इज ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. सो आई विश यू ऑल द लक यार. फटाफट से वीडियो देखो एंड मेक श्योर टू शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. टिल देन थैंक यू सो मच. बाय. लव यू. सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म. तो शुरू करते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. तो बेसिकली हमारे स्कूल के हेड होते हैं चेयरमैन सर और उनका काम होता है स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना. फिर उसके बाद होती है अपनी प्रिंसिपल मैम. प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होती है स्कूल को मैनेज करने के लिए. देन उसके बाद अपने कुछ ब्लॉक्स डिवाइड कर दिए जाते हैं जैसे पीजीटी, टीजीटी और इन ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेटर्स पर. फिर आती है हमारी क्लास टीचर. तो वो एक पर्टिकुलर क्लास की इंचार्ज होती है. और अगर कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ वार्डन्स होते हैं, राइट. तो सिंपली इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि एक बड़े से स्कूल को चलाने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं और वो ग्रुप्स अब एज अ टीम काम करते हैं उस स्कूल का काम करने के लिए. तो ठीक इसी तरह एक बड़ी सी कंट्री को गवर्न करने के लिए हम उस कंट्री को कुछ यूनिट्स या लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं. तो अब ऐसा करने से होगा ये कि यार अब जो काम है वो इजीली प्लस एफिशिएंटली होगा. तो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम दो गवर्नमेंट सिस्टम्स को समझ लेते हैं. नंबर 1 इज यूनिटरी एंड नंबर 2 इज फेडरलिज्म. तो यूनिटरी में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी और अगर वहां कुछ सब यूनिट्स होती भी हैं तो भी सारी पावर सेंटर के पास ही होती है. फॉर एग्जाम्पल चाइना. ऑन द अदर हैंड फेडरलिज्म में 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी वहां सेंटर की कुछ पावर को स्टेट को भी दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए. इजी लैंग्वेज में फेडरलिज्म को डिफाइन करें तो एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें पावर सेंटर और उसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करी जाती हो. तो यार इसमें हमारा फर्स्ट होता है सेंटर गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉमन इंटरेस्ट यानी पूरी कंट्री के लिए. और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स का होना कंपल्शन होता है. पॉइंट नंबर 2, ईच टायर और लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी टू मेक लॉ. तो भाई अब एक स्टेट की अथॉरिटी अपनी स्टेट तक ही तो लिमिटेड रहेगी ना. तो यार इसमें सेंटर और स्टेट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस होता है. उन दोनों का ही वर्किंग स्पेस डिफरेंट होता है. पॉइंट नंबर 3, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो यार मानो हमें फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट करना है तो अब इस अमेंडमेंट को कोई सिंगल लेवल नहीं कर सकता है. मतलब इस अमेंडमेंट के लिए हमें सेंटर और स्टेट दोनों की कॉन्सेंट यानी दोनों लेवल्स के एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है. पॉइंट नंबर 3, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि सेंटर किन सोर्सेज से अपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है और किन किन सोर्सेज से स्टेट अपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है ताकि हमारे दोनों ही लेवल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे. पॉइंट नंबर 5, तो यार जो हमारा 5th फीचर है फेडरलिज्म का वो बेसिकली फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग यूनिटी और सेकंड, एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी. तो जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा
कि जब बेल्जियम ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया तो वहां यूनिटी भी मेंटेन रही, प्लस वहां रीजनल कन्फ्लिक्ट जो थी डच और फ्रेंच कम्युनिटी की वो भी पीसफुली सॉल्व हो गई। तो यार ये थे कुछ फेडरलिज्म के फीचर्स। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म और उसके फीचर्स के बारे में, सो यू आर ऑल सेट फॉर द क्वेश्चन नाउ। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यार मेनली फेडरलिज्म दो तरीके का होता है। नंबर 1 इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नंबर 2 इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो साथ में मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए। तो यार यूएसए में मेनली 50 स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, ऐसी 46 स्टेट्स और हैं, और इन सब ने मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ली, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यार अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो एक तो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, प्लस मेनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन को ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, अब इस टाइप की फेडरेशन में सभी स्टेट्स में पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो अब अपना जो सेकंड है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कुछ पावर सेंटर के हाथों में होती है और कुछ स्टेट के हाथों में होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो हमने इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, और अब पर्टिकुलर स्टेट्स की स्पेसिफिक गवर्नमेंट है, प्लस जो हेड में बैठी है वो है हमारी सेंटर गवर्नमेंट। लेकिन यार इस फेडरेशन में सेंटर की सुपरमेसी होती है, और ज़रूरी नहीं कि सभी स्टेट्स को इक्वल पावर दी जाए। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है, जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर में था आर्टिकल 370 के अंदर। तो यार यही था मेजर डिफरेंस कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। कमिंग टुगेदर में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स विलिंगली एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे पास होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, राइट। तो यार पहले हमारे पास सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी पावर सेंटर और स्टेट में ही डिवाइडेड थी। लेकिन उसके बाद 1992 में एक अमेंडमेंट किया जाता है और उसमें लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दे दी जाती हैं। तो फाइनली अब हमारे पास 3 टायर सिस्टम है, सेंटर, देन स्टेट एंड देन फाइनली अवर लोकल गवर्नमेंट। तो यार अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 लिस्ट दी गई है, और इन लिस्ट में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स पर सेंटर डिसीजन ले सकता है और कौन से सेक्टर्स पर स्टेट डिसीजन ले सकता है। तो ये है नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट, और नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो फटाफट एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। यूनियन लिस्ट, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इस पर डिसीजन हमारा सेंटर लेता है। तो यार इसमें नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी। तो भाई अगर ध्यान दिया जाए तो डिफेंस या करेंसी के मैटर पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट डिसीजन थोड़ी ले सकता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। सेकेंड है हमारी स्टेट लिस्ट। तो यार सीधी सी बात है, इस पर हमारा स्टेट डिसीजन लेगा, और इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, पुलिस एटसेट्रा। थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यार इसमें है ना सेंटर और स्टेट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसमें नेशन और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। तो अब बात ये आती है कि यहाँ डिसीजन कौन लेगा। अगर यार किसी भी मैटर पर सेंटर और स्टेट एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो डिसएग्री करते हैं तो यहाँ सेंटर की सुपरमेसी होगी, मतलब यहाँ डिसीजन फिर सेंटर लेगा। तो यार अब हमारे साथ यहाँ एक और बात हो जाती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब उन सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग से लिस्ट बना दी गई है रेजिडरी पावर के नाम से। तो अब रेजिडरी पावर में वो सब सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो पिछली तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे। तो जितने भी रिमेनिंग बच जाते हैं वो हमारे रेजिडरी पावर में आ जाते हैं, और अब इस पर डिसीजन लेने का राइट सेंटर के पास ही होता है। तो क्योंकि इंडिया ने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किया है, तो इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 1, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर की सुपरमेसी होती है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पावर को स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था। और कुछ यूनिट्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें बहुत कम पावर दी जाती है। तो यार हमारी जितनी भी टेरिटरीज होती है ना, वहाँ सेंटर के पास एक स्पेशल पावर होती है। सेंटर के पास राइट है कि वो उन टेरिटरीज में इंटरफेयर कर सके। पॉइंट नंबर 3, तो यार ये जो फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर मानो इसमें अपने को कोई अमेंडमेंट करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है, और अगर ये चीज़ वहाँ से रेक्टिफाई हो भी जाती है तो हमें पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो भाई सबसे पहले बात तो ये प्रोसेस ही काफ़ी लंबा है और इस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करनी इतनी आसान बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4, फेडरलिज्म में एक बहुत मेजर रोल होता है जुडिशरी का। तो यार मान लो कल को सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए या उनमें पावर के रिगार्डिंग कोई इशू होता है तो उसका डिसीजन लेने के लिए हमारी कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पॉइंट नंबर 5, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बाय अप्लाइंग टैक्सेस एंड ऑल, ताकि दोनों ही हमारे लेवल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। तो ये थे हमारे कुछ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स। तो आई होप अब आपको इंडियन फेडरेशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो यार अगर हम आज के मैप को कंपेयर करते हैं 1950s के मैप से तो काफ़ी डिफरेंस है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो स्टेट्स इस तरह से नहीं डिवाइडेड थे जैसे हमें आज देखने को मिलते हैं। तो भाई इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इन्हीं वजह से लोगों में कम्युनिकेशन गैप होने लगा था। लैंग्वेज के नाम पर कुछ डिस्प्यूट्स होने लगी थी। तो इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है, जिसका काम होता है स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जहां हरियाणवी बोली जाती थी उस एरिया को हरियाणा बना दिया गया। तो यार कुछ इसी तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया इस कमीशन ने। इसके अलावा हमारी इंडियन यूनियन में 3 स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नागालैंड, नंबर 2 उत्तराखंड एंड नंबर 3 इज झारखंड। अगला टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। तो यार इंडिया की अपनी खुद की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, और इसके अलावा हमारे पास 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो यार 1965 में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश के यूज़ को बंद कर देती है। तो अब इससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी बात को लेकर तमिलनाडु में एक वायलेंट अपराइजिंग हो जाती है। तो उसके बाद सेंटर को फिर से अलाउ करना पड़ता है इंग्लिश को ऑफिशियली यूज़ करने के लिए। तो आज तक हम 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगला टॉपिक है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो यार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सालों तक एक ही पार्टी ने सेंटर पर रूल किया है। तो यार तब सेंटर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके स्टेट की कुछ पावर्स को डिसमिस कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद से सेंटर में कोलिएशन गवर्नमेंट्स आने लगी और ये ट्रेंड अब चेंज हो गया। तो अब सेंटर अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता था और ना ही स्टेट्स की कुछ पावर को डिसमिस कर सकता था। तो तब से और अब तक स्टेट्स अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करता है। तो यार बाकी जो भी डिवीजन था पावर का सेंटर और स्टेट का वो हम लिस्ट में पढ़ चुके हैं। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं सेंटर उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन पर। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है सेंटर और स्टेट की कुछ पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देना। और यार ऐसा करने का एक बेसिक सा आइडिया यही होता है कि अब जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाएंगी, प्लस इसमें लोगों का डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होगा। तो यार 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है और इसमें 3rd टायर यानी लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। और ऐसा करने से अब इलेक्शंस रेगुलर होने लगे थे, प्लस कुछ सीट्स SC/ST के लिए रिजर्व की जाने लगी थी और इसमें लगभग 2/3 सीट्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है।
जो लोकल गवर्नमेंट रूरल लेवल पर होती है उसे हम पंचायती राज कहते हैं, जिसमें हम सरपंच और वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और जो अर्बन पे होती है उसे हम म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, जिसमें हम मेयर वगैरह को इलेक्ट करते हैं। तो यार अब इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। फेडरलिज्म में पावर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड होती है। फेडरलिज्म 2 तरीके की होती है, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर। तो यार इंडिया ने होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटर की सुपरमेसी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, प्लस हमारी रेजिडरी पावर। फिर हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद जब लैंग्वेज के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट होने लगती है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करती है। और क्योंकि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। और फिर फाइनली 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाता है और लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट। The best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.